बात है 2014 की। सूरत की एक छोटी सी आईटी कंपनी एक्सक्वाड टेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसके फाउंडर थे जमीश लखानी, एक पैशनेट इंजीनियर जो कि अपने कॉलेज के दिनों साइबर कैफे में जाकर एक गेम बहुत ही ज़्यादा खेला करते थे जिसका नाम था काउंटर स्ट्राइक। और एक दिन वही गेम खेलते खेलते उनके दिमाग में आया था कि हम इंडिया के अंदर भी ऐसा गेम बना सकते हैं। देखो, वैसे एक्सक्वाड प्राइवेट लिमिटेड एक आईटी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी थी जो कि आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, लेकिन उन्होंने डिसाइड करा कि हम भी अपना गेम बनाएंगे इंडिया के अंदर। लेकिन गेम में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रिसोर्सेज की, मतलब पैसा इनके पास बहुत ही ज़्यादा कम। फिर स्टार्ट होता है स्कारफॉल 2.0 की डेवलपमेंट 2017 में, जहाँ पर सिर्फ 4 लोगों की टीम ने एक गेम बना दिया था। गेम बना था यूनिटी गेम इंजन पर और टारगेट ऑडियंस सिंपल थी, इंडिया में जिनके पास हाई एंड डिवाइस नहीं थे या फिर वो नेटवर्क के कॉस्टिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि तुम्हें भी पता होगा 2017 के टाइम हर कोई ना अनलिमिटेड इंटरनेट या फिर ये सब रिचार्ज नहीं करवाता था। तो इन्होंने उनको टारगेट करा। उसके बाद उन्होंने चला एक मास्टर स्ट्रोक जो कि था ऑफलाइन मोड। हाँ, मतलब स्कारफॉल 2.0 वर्ल्ड का पहला गेम था बैटल रॉयल जिसमें के अंदर ऑफलाइन मोड भी हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था। फिर दिन आता है 25 अक्टूबर 2019, ऑफिशियल लॉन्च डे। लेकिन इस गेम को असली टर्निंग पॉइंट आया था 2020 में, जब पबजी मोबाइल इंडिया में प्रॉपर्ली बैन हो चुका था और पूरे देश में एक आत्मनिर्भर भारत की हवा दौड़ रही थी। उस टाइम सभी गेमर्स ऐसे गेम ढूंढ रहे थे जो कि इंडिया में बना, तो उस टाइम उन सबको पता चलता है स्कारफॉल के बारे में। तो स्कारफॉल ने उसी दिनों में बहुत ही जल्दी 5 मिलियन डाउनलोड्स भी अपने कंप्लीट कर लिए थे। स्कारफॉल को 2020 के एंडिंग तक बहुत ही ज्यादा हाइप मिली थी, डाउनलोड्स भी उसके बढ़ने लगे थे। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि 2020 के आखिर तक सबके पास एक अच्छा डिवाइस आ चुका था। उसी के साथ साथ इंटरनेट की जो प्राइस थी वो भी बहुत ही ज्यादा सस्ती हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं जो स्कारफॉल का सबसे बड़ा या फिर मास्टर स्ट्रोक तुम बोल सकते थे, इसका ऑफलाइन मोड, वही इस गेम को खाई जा रही थी। क्योंकि अब इंडिया के टाइम तुम्हें पता होगा ज्यादातर प्लेयर्स ऑफलाइन गेम में टॉपअप नहीं करते। वही प्रॉब्लम हो रही थी स्कारफॉल के साथ, क्योंकि स्कारफॉल को रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा कम थे और उसी के साथ साथ इस गेम में कोई टॉपअप भी नहीं करना चाहता था क्योंकि गेम ऑफलाइन है। उसी के साथ साथ उस टाइम तक फ्री फायर वगैरह गेम ने भी मार्केट में अपनी पकड़ बना ली थी, तो लोग उसी गेम के ऊपर ज्यादा स्विच कर रहे थे क्योंकि वो ऑनलाइन था, वो अपने दोस्तों के साथ भी उस गेम को खेल सकते थे। अब टाइम आता है 2022 का, जिस टाइम ने इनको समझ आ गया था कि स्कारफॉल के लोग ज्यादा दिन तक मार्केट में रन नहीं करवा सकते बिकॉज ऑफ इट्स ऑफलाइन मोड। क्योंकि उस टाइम में सभी प्लेयर्स ऑनलाइन मोड खेलना ज्यादा प्रेफर करते थे और स्कारफॉल का ऑनलाइन मोड उतना ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड नहीं था। तो उसी टाइम एंट्री लेती है स्कारफॉल 2.0, जहाँ पर बोला गया था हमें अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, इवन हमें ऑनलाइन सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ ये गेम बस एक कॉपी नहीं होगा, इसके अंदर हमें इंडियन टच भी देखने को मिलेगा, जो कि हाँ, इन्होंने अपने प्रॉमिस को निभाया। हमें गेम के अंदर ये सब देखने को मिलता है। अगर हम बात करें गेम की ब्रांडिंग की, तो में से बहुत से लोगों को पता होगा स्कारफॉल का जो पुराना वर्जन था रॉयल कॉम्बैट, उसमें एक स्टूडियो का नाम मेंशन करा गया था जिसका नाम था पियोनिक्स गेम स्टूडियोज। तो इनमें से बहुत से लोग सोचते हैं कि ये शायद से अलग कोई कंपनी थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ये भी स्कारफॉल की कंपनी थी या फिर बोल सको एक्सक्वाड के अंडर ही आती थी। इसके साथ साथ एक और भी स्टूडियो आता था जिसका नाम था जेमी स्टूडियोज। इन्हीं दोनों ने मिलकर स्कारफॉल द रॉयल कॉम्बैट को बनाया था और कहीं ना कहीं मुझे जितना लगता है स्कारफॉल 2.0 को भी इन्होंने ही बनाया, लेकिन अभी के टाइम जो स्टूडियो का प्रॉपर नेम है वो एक्सक्वाड बन चुका है। तो बस यही थी स्कारफॉल की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की जर्नी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं एक बात बोल रही,